हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम 40 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ 8 प्रश्न मैं आपको हल करा चुका हूं। तो मैं ये केवल नए प्रश्न आपके लिए चयन किए हैं, बल्कि उनको हल भी पुनः करके बता रहा हूं आपको। तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखिए और फ़ायदा उठाइए। तो आज के जो कुछ प्रश्न हैं वो अपने हल करते हैं उनको। तो चलते हैं प्रश्नों पर। तो ये प्रश्न मैंने लिया है 17.2 का 7वां प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है XF वाला है। तो XF वाले प्रश्नों को अपने हल करते हैं तो F इंटू एक्स की सारणी बनाते हैं। तो आप क्या करें, X और F को गुणा करेंगे तो 6 तिये 18, 8 पंजे 40 और 15 सत्ते 105 और 9 को P से गुणा करेंगे तो ये आ गया 9P और 11 अठे 88 और 13 चौके 52। तो इस प्रकार से ये आपके पास F गुना X आ जाएगा। तब आप क्या करेंगे, F का भी योग करेंगे और FX का भी योग करेंगे। तो यहाँ पर आप बारंबारताओं का योग करेंगे तो यह आएगा 41 प्लस P। बस बच्चों आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो चर राशियाँ दी होती है, जो मान ज्ञात करना होता है, उनको प्लस में लिखेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार 9P को छोड़ करके, यानी 9P को पहले प्लस में लिख लो, बाकी अंकों का योग आएगा 303 और प्लस में हो गया 9P। तो इस प्रकार से मान ज्ञात करने के बाद आपसे माध्य का जो सूत्र होता है वही सूत्र आप लगाएं यहाँ पर। तो माध्य का सूत्र आप जानते हैं कि ये होता है F इंटू एक्स अपॉन सिग्मा F। तो यहाँ पर आपको जो मान दिए वो इसके अंदर रखें। तो आपको पता है कि 7.5 यानी माध्य आपको दिया 7.5, इसके अपॉन में 1 मान लें। और जो FX है इसका योग आपने कितना निकाला है ये, तो ये आप यहाँ लिखें तो 303 प्लस 9P। और जो आपका बारंबारताओं का योग आया सिग्मा F वो आप लिखें यहाँ पर 41 प्लस P। बस अब आप इसको ध्यान से तिरछा गुणा कर दें। तो तिरछा गुणा, तो तिरछा गुणा करेंगे बच्चों, तो आप पहले इसको इधर गुणा करें तो 1 को इनसे गुणा करेंगे तो यही आएंगे 303 प्लस 9P। और फिर आप क्या करें, 7.5 को हमें गुणा करना है 41 प्लस P से। तो 303 प्लस 9P और बराबर में आप 7.5 को पहले 41 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 307.5। और फिर आप 7.5 को P से गुणा करेंगे तो ये हो गया 7.5P। अब आप क्या करें, P वाले पदों को एक तरफ ले लें। तो ये 9P हमारे पास यहाँ पहले से है और हम यहाँ से लाएंगे 7P को, तो ये माइनस हो जाएंगे। 7.5P को लाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये बराबर से इधर हम पक्षांतरण कर रहे हैं। और यहाँ पहले से कौन है 307.5 और यहाँ से हम पक्षांतरण करेंगे 303 का, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करें, 9 में से 9 पूर्णांक है और ये दशमलव में संख्या है, तो आप क्या करें 9.0 मान लें। तो 9.050P और माइनस हो गया 7.5P। और 307.5 में से जब 303.0 घटाओगे तो यह आएगा आपके पास 4.5। और यहाँ इस प्रकार से दशमलव सीध में रख करके घटाएंगे तो ये आएंगे आपके पास 1.5P बराबर हो गया 4.5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P बराबर हो गया 4.5 बटे 1.5। अब देखो दोनों में एक एक दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 45 बटे 15, यानी ये हो गया आपके पास 3, यानी 15 तिये 15। तो इस प्रकार से P का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस प्रकार आप अज्ञात बारंबारता आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान से सीखें। ये बच्चों जो 10वां प्रश्न मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण लिया है वो है प्रश्नावली 13 पॉइंट, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है 13.1 का 5वां प्रश्न, ठीक है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो इसमें आपको ये दिया है कि एक चतुर्भुज है ये वाला ABCD, जिसकी भुजाओं को ये वृत्त अंतः स्पर्श करता है, यानी अंदर से स्पर्श कर रहा है, PQRS पर स्पर्श कर रहा है। और आपको ये दिया है कि इसकी भुजा AB जो है, इस चतुर्भुज की भुजा वो कुल कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ से केंद्र से A शीर्ष की दूरी 10 दे रखी है। तो आपको यहाँ पर इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। और एक जो आपको दे रखा है कि ये जो स्पर्श बिंदु है, ये P जो है वो AB को 3:1 में विभाजित करता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको दे रखी है। तो इसके द्वारा आपको क्या करना है, आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, AP निकालेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि चूंकि P बिंदु जो है वो इसको AB को किस अनुपात में बांटता है, वो 3:1 में बांटता है। तो आप ये देख सकते हैं कि P बिंदु द्वारा आप देख सकते हैं कि AB 3:1 में विभाजित है, ऐसा आपको दिया है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो दो खंड बन गए इसके AP और PB, तो इस प्रकार से AP/PB जो है वो आपको क्या बन जाता है, 3:1 बन जाता है। और चूंकि AB की लंबाई जो है आपको कितनी दे रखी है, यानी कुल AB जो है आपका कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बच्चों इस प्रकार से जब अनुपातिक खंड आपको जब ज्ञात करने हो, तो हम छोटी क्लास से सीखते आए हैं, यदि हम AP ज्ञात करना चाहते हैं तो AP रेखाखंड की लंबाई हो जाएगी AP का अनुपात बटे अनुपातों का योग। ठीक है, गौर से सुने आप, यानी AP का अनुपात बटे अनुपातों का योग इनटू कुल लंबाई रेखाखंड की, तो वो 8 है। तो आप यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से AP आपके पास कितनी आ जाती है, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज बनता है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो है वो लंबवत होती है। तो समकोण त्रिभुज APO में आप देख सकते हैं कि ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो आपको ये लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप ज्ञात करेंगे इनको। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे कि आपको ज्ञात करना है लंब। तो आप जानते हैं कि लंब बराबर होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये बिल्कुल सीधा सा सूत्र आप लगाएं। तो कर्ण आपके पास नहीं, लंब आपने जो मान रखा है R यानी त्रिज्या मान रखी है। कर्ण जो है वो इसका 90 के सामने की भुजा ये होगी OA कर्ण, ये होगी 10। तो 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। तो इस प्रकार से ये 10 का वर्ग आपके पास हो जाता है 100 माइनस 36। तो इस प्रकार से ये आएगा आपके पास 64। तो ये हो गया 64। 64 का वर्गमूल होता है 8। तो इस प्रकार से आपके पास त्रिज्या कितनी हो गई, अर्थात इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाती है, त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न मैंने लिया है 13वीं प्रश्नावली का एक उदाहरण लिया है। उदाहरण संख्या 13 आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये कहा है कि बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं AQ और एक AR खींची गई है। और ये जो BC भुजा है इस त्रिभुज की, ये आप त्रिभुज देख रहे हैं ABC, ये भी इसको वृत्त को P पर स्पर्श करती है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो AQ है, ये वाली आप जो AQ देख रहे हैं, ये जो है वो त्रिभुज के परिमिति की आधी होगी। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये चीज़ आपको यहाँ से सिद्ध करनी है, ये वाली।
तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति के पद लिखेंगे, बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं, सिद्ध करना ये है, रचना की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो मैं उत्पत्ति के पद आपको लिख करके बताता हूँ। तो आप जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। तो बाह्य बिंदु ए से, ठीक है, बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं, आप यहां से इसको शुरू करें। तो बाह्य बिंदु ए से आप स्पर्श रेखाएं देखेंगे तो ये हो गई आपके पास ए क्यू बराबर ए आर, यानी ए क्यू बराबर हो गई ए आर। ठीक है, ये आप समीकरण एक बार एक नाम डाल दीजिए इसको। इसी प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि ये बाह्य बिंदु बी और सी से, इसी प्रकार बिंदु बी व सी से, बिंदु बी व सी से भी आप देख सकते हैं बच्चों, बी से जो स्पर्श रेखाएं बनती है वो बी क्यू बराबर बी पी हो जाएगी। तो बी क्यू बराबर हो गई बी पी। ठीक है, इसको आप परिणाम नंबर 2 रख दीजिए। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सी पी बराबर सी आर हो जाती है, सी पी बराबर हो जाती है सी आर। इसको परिणाम नंबर आप 3 रख दीजिए। अब आप देखेंगे कि ए क्यू जो आप यहां पर देख रहे हैं, ए क्यू, यहां से आप देख सकते हैं कि ए क्यू और ए आर जो है इनको आप जोड़ दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस ए आर। ठीक है, आप यहां से इसको याद रखिए कि ए क्यू में आप क्या जोड़िए, ए आर जोड़िए। तो फिर आप ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी क्यू। बस ये यहाँ से आप इसको समझते जाइए, ए बी प्लस बी क्यू। ये हमने किसको लिखा है, ए क्यू को लिखा है, इसको आप ऐसे रखिए। और प्लस में ए आर को आप क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर। ठीक है, ये लिखने के बाद आप क्या करें, ये जो चूंकि आप जानते हैं कि ए क्यू बराबर ए आर है, वो परिणाम 1 से, तो आप ये ए क्यू बराबर ए आर लिख सकते हैं। तो ए आर की जगह आप ए क्यू लिखते हैं, तो यहाँ से ए क्यू प्लस ए क्यू, तो ये चूंकि बराबर है, यहाँ ऊपर परिणाम में हम दे चुके हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। अब आप क्या देखें कि ये जो ए बी है और प्लस में बी क्यू है, तो यहाँ भी आप क्या करें बच्चों, ये जो बी क्यू है आप जानते हैं कि बी क्यू बी पी के बराबर है, तो आप इसको क्या लिखें, बी पी। और चूंकि सी आर को देखो हमने कहा ये लिया है ना, सी आर बराबर सी पी है, तो यहाँ पर ए सी को वैसा ही लिखो और सी आर को क्या लिख दो, सी पी। तो ये 2 चेंजेज हमने यहाँ पर किए हैं, एक ये किया है और इन परिणामों की सहायता से किया है। ये कि हमने क्या किया, बी क्यू को क्या लिख दिया, बी पी, सी आर को सी पी लिख दिया। अब आप क्या करें, देखो ये ए क्यू प्लस ए क्यू कितना हो जाता है, 2 ए क्यू हो जाता है। और यहाँ से आप क्या करें, ए बी प्लस ये बी पी और सी पी को साथ ले लें, तो ये बी पी प्लस सी पी, और प्लस में आपके पास क्या है, ए सी। तो यहाँ से 2 ए क्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, ए बी प्लस, देखो आप बी पी प्लस सी पी को देखेंगे इस चित्र में गौर से, तो बी पी प्लस सी पी क्या हो जाता है, वो बी सी हो जाता है। तो ये हो गया बी सी और प्लस में क्या हो गया, ए सी। आप चाहें तो यहाँ पर लिख दें कि चूंकि बी पी जो रेखाखंड है वो सी पी रेखाखंड को आप इनको जोड़ेंगे तो ये बी सी बन जाता है। तो ये क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि ये हो गया त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी ये त्रिभुज का परिमाप हो गया या परिमिति हो गया। ठीक है, तो 2 ए क्यू बराबर हो गया त्रिभुज का परिमाप हो गया, तीनों भुजाओं का योग है ना, तो ये हो गया त्रिभुज
ए बी सी का परिमाप, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी की परिमिति ले लो, इसमें हम परिमिति दिया है, तो परिमिति और परिमाप एक ही चीज होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से ए क्यू बराबर क्या आ जाता है बच्चों, ये 2 जो गुना वाला वो भाग में जाएगा, तो 1/2 इंटू त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, और यही आपको इसमें ज्ञात करना था। तो ये बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। थोड़ा 1-2 बार गौर से पलट के देखा करें और चीज़ों को सीखें। बस आपको सब यहीं से देख करके और सब बताना होता है। पहले आप प्रश्न को गौर से समझ लिया करो, क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये प्रश्न मैंने लिया है बच्चों 12.2 का छठा प्रश्न लिया है मैंने यहाँ पर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो 12.2 का छठा प्रश्न है, ये भी आप गौर से करें। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि ओ केंद्र वाले 2 वृत्त हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ से एक ए बी जो ये एक रेखा खींची गई है, ये दोनों के प्रच्छेद बिंदु से होकर के जाती है। और आपको साथ में ये दिया है कि ये जो ए बी है ये ओ डैश के समांतर है, इतना आपको दे रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सिद्ध करना है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी जो है वो ओ डैश का क्या होगा, दुगुना होगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, उत्पत्ति के पद लिखता हूँ। तो आप सबसे पहले ये देखें कि चूंकि यहाँ से ये केंद्र से इस पर लंब खींचा गया है, तो आप ये देखें कि चूंकि ओ डी जो है वो इस पर लंब है, ए बी पर लंब है, और ए बी जो है वो आपको किसके समांतर दी हुई है, ओ डैश के समांतर दी हुई है, ये आपको दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि जब ओ डी ए बी पर लंब है और ए बी ओ डैश के समांतर है, तो बच्चों ये यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कह सकते हैं कि इसलिए ओ डी जो है वो किस पर लंब हो गया, ओ डैश पर भी क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। ये अब जब ये इस पर लंब हो गया तो ये कोण भी क्या हो गया, समकोण हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ओ डैश ई जो है, यानी ओ डैश ई जो है वो किस पर लंब दिया हुआ है, ए बी पर लंब दिया हुआ है। और ए बी आप जानते हैं कि किसके समांतर है, ओ डैश के समांतर है। तो इस के समांतर ये, तो जब ये ओ डी इस पर लंब है तो ये इस पर भी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इस प्रकार से ओ डैश ई जो है वो किस पर लंब हो गई, ओ डैश पर क्या होगी, लंब हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप ये देख सकते हैं कि इस चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज ओ डी ई ओ डैश में सारे कोण समकोण हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि चतुर्भुज ओ डी ई ओ डैश के सभी कोण क्या है, सभी कोण समकोण। तो सभी कोण समकोण है, तो ये आयत हो गया, अतः यह एक आयत है। और आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि डी ई जो है वो बच्चों किसके बराबर हो जाएगी, ओ डैश के बराबर हो जाएगी। ये आपकी समीकरण नंबर 1, ठीक है, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इस प्रकार से ये इसके बराबर हो जाती है। ये परिणाम रखेंगे अपने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओ डी जो है वो ए बी पर लंब है, तो ए सी पर भी जीवा पर लंब होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ओ डी यानी ओ डी लंब है जीवा ए सी पर, और जीवा पर डाला गया लंब जो है वो उसको समद्विभाजित करता है बच्चों। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ए डी बराबर होगा डी सी या सी डी।
तो AD बराबर हो गया CD। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये दोनों खंड समान हो जाते हैं तो ये AC क्या हो जाती है, CD की दुगनी हो जाती है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि AC बराबर हो गया 2CD। ये आपका परिणाम नंबर आप 2 रखें। और इसी प्रकार से जब O'E AB पर लंब है तो BC पर भी क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पर आप लिखें O'E जो है वो लंब है किस पर, जीवा BC पर। ठीक है, और जीवा पर खींचा गया लंब उसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों खंड भी क्या हो जाते हैं, ये और ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो BE बराबर हो गया CE। तो इस प्रकार से BE बराबर हो जाएगा CE। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि BC जो है वो CE का दुगना हो गया। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि BC जो है वो EC का या CE का क्या हो गया, दुगना हो गया। ये परिणाम नंबर 3 आ गया आपके पास। अब आप क्या करें, इन दोनों परिणामों को जोड़ दें। परिणाम 2 + 3 करने पर, यानी समीकरण या परिणाम जो भी है, इनको समीकरण या परिणाम 2 व 3 को जोड़ने पर, तो इनको आप जोड़ेंगे तो यानी ये यहाँ पर हो गया आप AC + BC। तो यहाँ से ये हो जाएगा, लेफ्ट में लेफ्ट साइड जोड़ेंगे तो AC + BC, और राइट में राइट जोड़ेंगे तो 2CD + 2CE हो गया। तो इस प्रकार आप देखें कि AC प्लस ये BC है बच्चों, यहाँ पर AC + BC बराबर, यहाँ से 2 कॉमन निकालें आप तो यहाँ बचेगा आपका CD + CE। और यहाँ से आप देखें कि AC + BC को आप चित्र में देखेंगे तो AC + BC, यहाँ से देखो ये AC + BC, तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि AC + BC जो है वो आपके पास क्या बनती है, AB बनती है। और ये यदि आप CD + CE को देखेंगे तो ये बनती है DE, यानी CD + CE क्या बनती है, DE बन जाती है। इन दोनों रेखाखंडों का योग DE के बराबर बनता है। तो ये मान आप यहाँ से इसमें रख दें तो यहाँ पर अपने रख सकते हैं AC + BC को AB, और यहाँ से ये आ गया आपके पास 2DE। ठीक है, 2 गुना लगा दो आप, DE लगाओ तो। अब चूंकि DE को हमने यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, OO' के बराबर कर रखा है। तो चूंकि DE जो है वो OO' के बराबर में पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, चूंकि पूर्व में सिद्ध किया है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से आपके पास AB क्या हो जाती है बच्चों, 2OO' हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपको सिद्ध करना था। तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इसको गौर से हल करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगला प्रश्न बच्चों मैंने आपके लिए लिया है 10.1 का 7वां प्रश्न लिया है। तो ये भी बहुत इजी और बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, तो इसका आप गौर से करें। मैं आपको करके बताता हूँ, पहले भी अपनी वीडियो में किया है, इसको दोबारा फिर करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहा है कि ये जो उभयनिष्ठ आधार है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि उभयनिष्ठ आधार QR पर 2 समद्विबाहु त्रिभुज बनते हैं। एक तो बनता है QPR और एक बनता है आपका SQR। SQR जो त्रिभुज बनते हैं दोनों समय, ये आपको बराबर होने के निशान भी यहाँ पर बनाकर दे रखे हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो SP होगा ये QR का लंब अर्धक होगा, यह आपको सिद्ध करना है। यानी यहाँ पर अभी हम बिंदु नाम दे देते हैं M, यानी ये M जो है वो साथ में तो QR का मध्य बिंदु होगा और साथ में ये इसके साथ समकोण बनाएगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इस प्रकार से सिद्ध करना है। तो हम उत्पत्ति की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज SPQ और SPR को। तो आप इसको कैसे सिद्ध करते हैं, क्या क्या हम देखते हैं, इसको आप गौर से देखा करें।
कि सबसे पहले यही त्रिभुज हम क्यों लें, क्योंकि इनकी सभी चीज़ें अपने पास, ये इसके बराबर दे रखी है, इसके बराबर दे रखी है, और ये भुजा उभयनिष्ठ हो जाती है, तो ये आराम से हम इनको सर्वांगसम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहले त्रिभुज, यानी त्रिभुज SPQ व त्रिभुज SPR में, ठीक है। तो SPQ और SPR में आप देखें बच्चों कि SQ जो है वो SR के बराबर दे, SQ बराबर है SR, ठीक है, और PQ बराबर है PR, ठीक है, PQ बराबर है PR। कारण क्या इन दोनों का, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, ठीक है, समान भुजाएं, इसलिए ये जो है दोनों बराबर रहती है। अब आप देखें कि ये जो बीच की SP है वो उभयनिष्ठ है, तो SP बराबर हो गई SP, इसको आप लिख सकते हैं चूंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, दोनों में शामिल है, तो ये हो गई उभयनिष्ठ, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि S और ये भी S भुजा को कहते हैं साइड, तो ये, तो इस प्रकार से नियम कौन सा बन गया, ये बन गया आपका, अतः S नियम से ये त्रिभुज क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई। नियम से त्रिभुज आपका जो SPQ है, SPQ वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज SPR की, ठीक है। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो जिससे CPCT द्वारा यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के से संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें चूंकि कोण बच गए, तो कोण जो हमें जिनकी ज़रूरत है वो ये है कि हम इस कोण को लेंगे, इस कोण को 1 नाम दे देते हैं, इस कोण को नाम दे देते हैं 2, यानी इस प्रकार से कोण 1 बराबर किसके हो गया, यानी कोण 1 बराबर हो गया कोण 2। तो इस परिणाम को हम 1 नाम रख देते हैं, आगे हम जब आवश्यकता पड़ेगी तो काम में ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप त्रिभुज लेंगे SMQ और SMR हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, त्रिभुज SMQ व त्रिभुज SMR लेंगे, ठीक है। इनमें आपके पास क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास SQ जो है वो SR के बराबर है, SQ इसकी भुजा जो है वो SR के बराबर है, ये हम पहले बता चुके हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं हैं। फिर बच्चों यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं कि ये जो कोण 1 हमने लिया था 2 के बराबर लिया था, तो कोण 1 बराबर किसके हो गया, कोण 2 के बराबर हो गया। तो ये हमने क्या है किया है, सिद्ध किया है ना, पूर्व में सिद्ध किया है, पूर्व में सिद्ध किया है ना, आप ये देख सकते हैं परिणाम 1 में। और फिर आप देख सकते हैं कि SM जो है वो उभयनिष्ठ है, तो SM भुजा जो है वो SM के बराबर हो गई, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भुजा हुई, ये कोण हुआ, और ये फिर क्या हो गई, भुजा हो गई। तो इस प्रकार से ये बन गया SAS। तो आप कह सकते हैं ये अतः है SAS नियम से ये त्रिभुज क्या हो गई, नियम से त्रिभुज SMQ जो है वो किसके सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज SMR के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो जिससे आप कह सकते हैं कि जिससे CPCT द्वारा, यानी जिससे CPCT द्वारा इनके से संगत अवयव क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के से संगत अवयव बराबर होते हैं। तो बच्चों इनकी जो तीसरी भुजा बच गई वो यही है, ये वाली भुजा किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई। इस प्रकार से MQ बराबर हो गई MR, यानी MQ भुजा जो है किसके बराबर हो गई, MR के बराबर हो गई।
ये परिणाम नंबर आप लिख सकते हैं इसको 2। और साथ में कोण जो है बच्चों ये SMQ कोण है, यानी कोण SMQ ये संगत कोण है किसके, कोण SMR के संगत है, ये भी बराबर हो गए। तो परंतु आप देख सकते हैं कि ये सरल रेखा पर बनते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि परंतु ये कोण SMQ प्लस कोण SMR का जो योग है वो क्या होगा आपके पास 180 डिग्री। कारण इसका क्या है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, ठीक है, रैखिक युग्म कोण है, इसलिए इनका योग कितना हो गया 180 डिग्री। अब आप जानते हैं कि ये दोनों बराबर हैं और दोनों का योग 180 डिग्री है, इसलिए कोण SMQ बराबर कोण SMR बराबर हो गया 180/2, यानी दोनों बराबर हो गए, तो ये हो गया 90 डिग्री का। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि SM जो है, ठीक है, वो लंब हो गया QR पर, अर्थात SM को अपने क्या कह सकते हैं SP भी कह सकते हैं, अर्थात SP जो है वो किस पर लंब हो गया QR पर लंब हो गया। तो ये परिणाम नंबर 3। तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ लंब हो गया और यहाँ पर ये बराबर आते हैं, M मध्य बिंदु आता है, ठीक है। तो अर्थात आप परिणाम 2 और 3 से कह सकते हैं, अतः है परिणाम 2 व 3 से स्पष्ट है कि जो SP है वो QR का लंब अर्धक है, ठीक है बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था, लंब अर्धक है, यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ बहुत आसानी से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज कुछ प्रश्न अपने लिए हैं, तो अब हम 13 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न ले चुके हैं अब तक। तो आप इन प्रश्नों को गौर से देखिए, दोबारा मैं आपको हल करके बता रहा हूँ, नहीं केवल मैंने आपको ये इनको छांटा है बिल्कुल, बाकी बिल्कुल हल करके भी दोबारा बता रहा हूँ मैं इनको, ताकि आपको दोबारा वीडियो जो है वहाँ से ढूंढने नहीं पड़े। तो आप इनको गौर से देखिए, समझिए, मैंने और इनको सरल तरीके से करने की कोशिश की है। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप इनको सीखेंगे और मेरी वीडियो बार बार देखेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न 40 जो है, तो इनमें से अधिकांश प्रश्न आएंगे बच्चों परीक्षा में, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आप इनको गौर से करिए, ठीक है। बिल्कुल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।